Hi students, welcome to another important session for physics examinations term 2 HP board और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं फिजिक्स सिंप्लीफाइड बाय अतुल टंडन, दैट्स मी। और आज बेटा हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल सेशन के बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 20 आपके एग्जाम में रहेंगे उनके ऊपर बचे हुए सारे चैप्टर्स का आपको एक मैं संक्षिप्त सार देने वाला हूं कंप्लीटली। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा और अपनी एमसीक्यू की तैयारी की टेंशन को भूल जाइएगा, ऑलराइट? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट? ओके गाइस, our question is, what is the basic cause of the induced EMF? Induced EMF हम जानते हैं ये चीज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आती है, जो हमें ये बताता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये बेटा फ्लक्स कौन सा होता है? मैग्नेटिक, राइट? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे टाइम के हिसाब से तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। ये फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ एक्सप्लेन होता है इस चीज से। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is induced with the coil, और ये EMF तब तक कंटिन्यू करती है जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। जैसे ये कॉइल है, ये अपने पास मैग्नेट है, तो अगर मैं इसको पास ले जाऊं तो भी इसमें करंट आएगी और EMF इंड्यूस होगी, दूर ले जाऊं तो भी इसमें EMF इंड्यूस होगी। तो व्हाट बिकम्स द बेसिक कॉज बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF? The very cause is the rate of change of flux, all right? So answer automatically becomes change in magnetic flux linking with a coil. इसलिए ये ऑप्शन दिया change in electric flux with a coil, ये गलत है बच्चे, because electric flux के change से हम लोग EMF प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम प्रोड्यूस कर सकते किससे बच्चा? We can produce it by the change in magnetic flux, all right? Let us move to the second question. The second question is, why is spark produced in the switch of a fan when it is put off? देखिए बेटा, पुट ऑफ करना, पुट ऑन करना, इस वक्त जो करंट है वो जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो हो जाती है इंस्टेंटली। तो देयर इज अ लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच हैपेंस, राइट? देखिए हम पढ़ते ही हैं कि di/dt हो जाता है, लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक्स प्लेस, ऑलराइट? और अगर लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हुआ तो ईएमएफ आएगी, बिकॉज करंट का चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स का चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? वो ईएमएफ जो है वो वोल्टेज इतनी हाई होगी कि वो स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी एयर गैप में, बिकॉज वो एयर को आयोनाइज कर देगी। लेकिन ये स्पार्क कब प्रोड्यूस हो पाएगा? जब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, राइट? तो क्योंकि हाई वोल्टेज ही एयर जो कि इंसुलेटर होता है नॉर्मली उसको आयोनाइज कर सकती है। तो व्हाट इज द आंसर? लार्ज EMF is induced in the air gap. That becomes our answer. All right. So the next question is, primary of a transformer is connected to 1.5 volt dry cell. What will be the output voltage? 1.5 volt dry cell. देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे वो बेस्ड होता है ना, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा क्या प्रिंसिपल होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, ऑलराइट? और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो क्या कहती है कि जब हम किसी एक कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करेंगे और अगर दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा, वो तब होगा जब आपने दूसरी कॉइल को भी उसी कॉइल के ऊपर लपेटा हुआ होगा, ऑलराइट? तो दूसरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज ऑफ फ्लक्स कहां से आएगा? करंट से आएगा। करंट से क्यों आएगा फ्लक्स का चेंज? फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू से cos थीटा, राइट? तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है किसी सॉलिनॉइड में? म्यू नॉट ni होती है इनटू a इनटू cos थीटा, राइट? तो अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो क्या फ्लक्स चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट? लेकिन डीसी में क्या होता है कि करंट जो है वो मोमेंटरली चेंज होता है,
मतलब जीरो से जब तक वो मैक्सिमम नहीं बन जाएगा तब तक करंट चेंज होगा। वंस इट बिकम्स मैक्सिमम द करंट बिकम्स कांस्टेंट, द फ्लक्स बिकम्स स्टडी, और अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, और ईएमएफ जो क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये भी क्या ये क्या होगी बोलो, जीरो। बिकॉज जब ये टर्म कांस्टेंट बन जाएगी तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है बेटा, जीरो ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो ध्यान रहे कि डीसी जब अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर जो है वो काम नहीं करता, वो जीरो ईएमएफ को इंड्यूस करवाता है। लेकिन एसी में इट डज वर्क बिकॉज एसी इज अ कंटीन्यूअसली टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी, ऑलराइट, एंड वी नीड अ टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी टू get the change in current all the time, the change in flux all the time, and hence induce EMF all the time. Okay ji, the next question says why can't a transformer be used to step up, ये setup नहीं है बेटा, ये step up है, step up DC voltage। हम DC को क्यों नहीं कर सकते, राइट देखो दो कारण है इस बात के जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो डीसी कैसी होती है, डीसी बेटा ऐसी होती है, ये टाइम है और ये करंट है, मान लो डीसी, राइट, तो ये कांस्टेंट रहती है, इट इज कांस्टेंट। तो अगर करंट मेरे पास कांस्टेंट रहेगी तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी क्या बनेगा मेरे पास, कांस्टेंट बनेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी आएगी बोलो, जीरो आएगी, ऑलराइट। तो भी डीसी हैज जीरो फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेट नहीं कर रही, चेंज नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, स्टेडी है एकदम। तो ये भी कारण है कि भाई हमारे पास ये स्टेप अप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, डीसी डज नॉट प्रोड्यूस चेंजिंग फील्ड, दैट्स ट्रू, तो ये भी कारण है, राइट। तो दोनों ही कारण बन गए, तो मैं क्या कहूं बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि मेरा आंसर बन गया बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। एक बार देख लीजिए, क्लियर है, ऑलराइट। सभी लोग पॉज करेंगे, पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर आरसी और एन बाई आर और अंडर रूट एलसी? तीनों का अलग से ही पूछ सकता है, ये आरसी का, एल बाई आर का और अंडर रूट एलसी का। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम का होता है बेटा, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम का होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम का ही होता है। आरसी एक्चुअल में अगर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के डायमेंशन डालोगे टी आएंगे, इंडक्टर और रेजिस्टर डालोगे तो भी टी आएंगे, और अंडर रूट एलसी के भी टी आएंगे। एक्चुअली क्या है, ये दोनों होते हैं टाइम कांस्टेंट बेटा। क्या हो गए ये दोनों क्या है, ये है टाइम कांस्टेंट्स। टाइम कांस्टेंट किसके, ये होता है बेटा आरसी सीरीज सर्किट का, और ये होता है एलआर सीरीज सर्किट का। और ये चीज के डायमेंशन टी कैसे हुए, आपने देखा होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है बोलो, ये आती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, राइट। तो मुझे बताओ अगर ये तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेगा, अंडर रूट एलसी के डायमेंशन अगर टाइम के होंगे तभी तो किसके आएंगे बोलो, फ्रीक्वेंसी के आएंगे, ऑलराइट। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना ए टाइम, ऑलराइट। चलिए ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is the magnetic flux linked with the coil held in the magnetic field zero when theta is? बेटा ध्यान रहे, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। देखो बेटा ये होता है अपने पास एरिया, दिस इज सम एरिया, ऑलराइट, और ये होता है इस एरिया का एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये लगा दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस तरह से फील्ड लाइन जा रही है, दिस इज बी वेक्टर। जो फ्लक्स होता है दैट इज बी ए कॉस थीटा, कितना होता है बच्चे, बी ए कॉस थीटा। और यहां पे थीटा कितना है, यहां पे एंगल जो थीटा होता है ना, थीटा यहां पे एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है बेटा, ये जो एंगल थीटा होता है, ओके। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना एंगल है, फील्ड भी ऊपर को, एरिया वेक्टर भी ऊपर को, तो हम
कह सकते हैं फ्लक्स बन जाता है मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम, जो कितना बन गया BA cos 0 डिग्री, जो बन गया इक्वल टू BA। लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं था, हमसे क्या पूछा था कि फ्लक्स जीरो कब होगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने फिर से कॉइल बनाई, कॉइल यू बनाई, और अगर मैं अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूं दिखाता हूं, मान लीजिए दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस like this and this is the area vector, alright। तो कितना एंगल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में बताइए। The angle should be 90 degree to get the flux to be equal to 0 because cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, the value of cos 90 is equal to 0। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा, ऑलराइट। मैक्सिमम तब होगा बेटा जब एंगल जो होगा कितना होगा बच्चे, 0 डिग्री का होगा। किस किस के बीच में, ध्यान रहे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। When is the magnetic flux linked with the coil held in magnetic field 0? तो ये इसने यहाँ पे एरिया या एरिया वेक्टर की बात नहीं करी है, बट अंडरस्टूड है, फॉर्मूले की फॉर्म में पूछ रहा है तो हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, एरिया की बात नहीं करेंगे। ओके चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit of inductance? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उसके यूनिट पूछ रहा है हमसे बच्चे ये, ऑलराइट। देखिए बच्चे क्या होता है, हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होती है E वो होती है L di/dt, सभी जानते हैं इस बात को, फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे L ही तो क्या है, इंडक्टेंस है, ऑलराइट। तो L क्या बन गया बोलो, E dt डिवाइडेड बाय क्या बोलो बेटा, di। E क्या है बोलो, E है वोल्ट, dt क्या है बोलो, ये सेकंड, और di क्या है बोलो, ये है एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर becomes our answer and the answer is obviously B option, alright। सिंपल है, बहुत आसान है। ओके जी, अगला क्वेश्चन अपने पास कि व्हाट इज The RMS value of AC is 220 वोल्ट। ध्यान रहे ये इसने कौन सी वैल्यू दी है AC की, इसने दी है RMS वैल्यू। नियरली द पीक वैल्यू ऑफ AC is, पीक के तक इतनी होगी। देखो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना DC के कंपैरिजन थोड़ा टफ होता है, हम जानते हैं, राइट। व्हाई इज इट टफ टू अंडरस्टैंड अल्टरनेटिंग करंट? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में एक ही इक्वेशन में 4 तरह की वैल्यूज डिस्कस होती है बेटा। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए जो E होता है, E वो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला जो E होता है ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि किसी भी समय पे कितनी वैल्यू है EMF की, ऑलराइट। और ये जो E नॉट होता है ये होती है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और इसके अलावा दो वैल्यूज हम और निकालते हैं, एक होती है ERMS, इसको हम लोग E वर्चुअल भी कहते हैं, इसको हम लोग E इफेक्टिव भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू आती है E नॉट बाई √2। और एक होती है E एवरेज, ये होती है बेटा कितनी बोलो, 2 बाई पाई E नॉट। तो भाई अब 4 तरह की डिफरेंट वैल्यूज की बात कर रहा है, RMS की, अपना एवरेज की, पीक की और इंस्टेंटेनियस की। इसने मुझे कौन सी गिवन दी है, इसने कहा था RMS वैल्यू ऑफ AC is 220 वोल्ट। अगर ये नहीं भी बोलता, मान लो, सुनो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई AC is 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट कौन सी है हमें कैसे पता चलेगा? वो RMS भी हो सकती है, वो अपना एवरेज भी हो सकती है, वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, और बेटा वो पीक वैल्यू भी हो सकती है, ऑलराइट। इट कैन बी एनी ऑफ दीज 4 वैल्यूज। तो अगर मेंशन ना किया गया हो क्वेश्चन, यहां तो इसने मेंशन किया है कि द RMS वैल्यू ऑफ AC इज 220 वोल्ट्स, ऑलराइट। अगर मेंशन ना किया गया हो क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी वैल्यू मुझे गिवन है, तो आई विल टेक दैट वैल्यू एज द RMS वैल्यू, ओके। आई विल टेक दैट वैल्यू एज द RMS वैल्यू। तो RMS मुझे गिवन है, और RMS और पीक में रिलेशनशिप जानता हूं, E नॉट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ERMS, एंड √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। व्हाट इज ERMS? इट इज 220 वोल्ट। तो कितना आएगा अप्रॉक्स 220 और 80, 311 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो चाहे बेशक, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन सारे के सारे। एनीवेज, ओके, इस क्वेश्चन पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ।
फॉर द करंट इन एलसीआर सर्किट टू बी मैक्सिमम, अगर मैं चाहता हूं कि एलसीआर सर्किट में करंट मेरे पास क्या हो बच्चे, मैक्सिमम हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो पहले तो याद करिए आप लोग, दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज सी, आर एल सी, इन तीनों में मैंने लगा दिया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो तीन क्वेश्चन यहां पे ऐसे और भी बनते हैं कि व्हाट हैपेंस इन अ रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर की बात करें हम लोग, तो करंट और वोल्टेज बेटा आपस में फेज में होते हैं। अगर इंडक्टर की बात करें हम लोग, तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। अगर कैपेसिटर की बात करें हम लोग, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। ये कहानी होती है। ऑलराइट, और जब मैं इसमें से करंट की वैल्यू निकालता हूं, आई नॉट की वैल्यू निकालता हूं, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालता हूं, दैट कम्स आउट टू बी ई नॉट बाय जेड। जेड इज द इंपेडेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और वो आती है ई नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का बेटा क्या, अंडर रूट। ये जेड की वैल्यू। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो ये आई नॉट को करना है मुझे मैक्सिमाइज करना है मुझे इसको, आई नॉट को, तो मुझे करना पड़ेगा जेड को बोलो क्या, मिनिमाइज। अब जेड होता है अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर का बोलो क्या, अंडर रूट। ओके, तो यहां पे इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये भी अपने पास जो है दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनको खत्म कर सकता हूं आपस में। कैसे खत्म होगी? ये स्क्वायर है तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर में तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो मिनिमम 0 है तो मतलब एक्सएल माइनस एक्सी मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू 0, या कह लीजिए एक्सएल शुड कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी, एक्सी। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। लेकिन यहां और भी बहुत सारी बातें हैं बेटा। जो ये एक्सएल है ना, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे। एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन एल सी लिख सकते हो, और ओमेगा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और यहां से फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बच्चे? वी कॉल दिस फ्रीक्वेंसी एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, जरा इसको मैं एग्जिट कर रहा हूं बोर्ड को फिर से एक बार, टू टेल यू मोर अबाउट दिस टॉपिक। देखिए, मैंने बोल दिया कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी इसका आंसर है विदाउट एनी डाउट। आई हैव टोल्ड यू दैट थिंग। ओके, अब अगली बात इस पे मैं आपसे करना चाहता हूं क्या है कि भाई जब एलसीआर सीरीज सर्किट में अपने पास रेजोनेंस होती है तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बन जाता है? ये है वी आर नॉट, ये है आई नॉट, ये है वी एल नॉट, और ये है वी सी नॉट। तो एक्चुअली वी एल नॉट और वी सी नॉट इसमें आते हैं बराबर, तभी तो क्या बनता है बोलो, विच इंप्लाइज आई नॉट एक्सएल इज इक्वल टू आई नॉट एक्सी, बिकॉज वी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से देखो वही कंडीशन आ गई ना, फिर से अपने पास क्या कंडीशन आ गई, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक सवाल ये और पूछता है कि भाई ये बताइए कि व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। अब ये और ये तो आपस में बराबर है बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो वी आर नॉट की वैल्यू इक्वल टू ई नॉट हो जाएगी। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज एंगल बनता है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, तो which implies phase angle is equal to 0 डिग्री। फेज एंगल कितना है बेटा हमारे पास, 0 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और दो ग्राफ भी बन सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल विच इज 2 पाई एफएल, और आपको पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या ग्राफ है। तो इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर एक्सएल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ बनेगा एक्सएल और एफ का। ऑलराइट, और दूसरी बात है कि एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये बन गया कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ये एफ जो है यहाँ पे अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बोलो क्या होता है बेटा, ये एफ आई एक्सी है, दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी।
तो आप लोग ये ग्राफ भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। कंसेप्ट मालूम है तो आंसर तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में। ऑलराइट बच्चे, तो दैट वाज दी प्रोबेबली दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द क्वेश्चन नाउ इज the AC cannot be used for हीटिंग कर सकते हैं एसी से, लाइटिंग कर सकते हैं एसी से, हम देखते ही हैं। मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हैं, मैकेनिकल कैसे बना सकते हैं बोलो? एक फैन चल रहा है, वो कैसे चल रहा है बोलो? दैट इज रनिंग थ्रू एसी। तो क्या नहीं कर सकते? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस में हमें करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए होता है। तो वी कैन नॉट यूज एसी फॉर व्हाट? टेल मी। वी कैन नॉट यूज इट फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके जी, if R, C and L denote resistance, capacitance and inductance, then which of the following will not have the dimensions of frequency? Will not have the dimensions of frequency। ध्यान रखिए, will have नहीं पूछा, क्या पूछा इसने बेटा? Will not have the dimension of frequency। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि L by R के dimensions क्या होते हैं बोलो? टाइम के होते हैं, राइट? Which implies, अगर मैं इसको अपना क्या कर दूं बोलो, उल्टा कर दूं इसको, मैं फ्रीक्वेंसी बनाना चाहूं तो क्या बनेगा बोलो? ये if I want to make it frequency, तो how it's gonna work? Tell me, बताओ बेटा। It becomes 1 upon frequency is equal to, इसका उल्टा कर दो, R by L, है कि नहीं बोलो? उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सोचिए इसको एक बार दोबारा से। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मैं आपको एक्चुअली इस ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूं। R L इनवर्स, R L इनवर्स इज R by L। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बोलो? ये चीज क्या है बोलो? R by L है। अगर L by R के डायमेंशन T के हैं तो R by L के डायमेंशन किसके हो जाएंगे बोलो? फ्रीक्वेंसी के हो जाएंगे, मतलब T इनवर्स के हो जाएंगे, राइट? R इनवर्स C इनवर्स, ये बन गया 1 upon RC। और मैंने आपको बताया था कि RC के डायमेंशन क्या होते हैं? वही जो टाइम के होते हैं। तो ही इसका मतलब क्या है कि 1 upon RC के डायमेंशन किसके बन जाएंगे बोलो? टाइम इनवर्स के बन जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, ये बना 1 upon under root LC। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, माइनस पावर है ना 1/2 बेटा, नीचे क्या बन जाएगी बोलो? 1/2 बन जाएगी। तो इसके डायमेंशन भी क्या आएंगे बोलो? वही किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी के। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसने पूछा है which of the following will not have the dimensions of frequency। फ्रीक्वेंसी किसके है वो नहीं पूछा, बिकॉज इन तीनों के डायमेंशंस किसके हैं बोलो? वही जो किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो रिमाइंड यू वंस अगेन कि जो RC होता है उसके डायमेंशन टाइम के होते हैं, which implies 1 upon RC के डायमेंशन किसके